जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, आज भारत की स्वदेशी एसएमजी को एक बड़ी जीत मिली है। दरअसल एनएसजी ने ट्रिपल एस डिफेंस की G2 गन को खरीदा है और ये दोस्तों भारत की ट्रिपल एस डिफेंस कंपनी को अपना पहला बड़ा सरकारी ऑर्डर मिला है। ये काफी गर्व की बात है दोस्तों। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने 500 G72 सब मशीन गन का ऑर्डर दिया है। दोस्तों, ट्रिपल एस की ये पूरी तरह स्वदेशी एसएमजी ने विदेशी गनों को पीछे छोड़ते हुए ये L1 बनी, यानी कि लोएस्ट बिडर, और बाकी की सभी विदेशी और जो अन्य भारतीय कंपनी थी वो टेक्निकल टेस्ट में बाहर हो गई। G72 में इस्तेमाल किया गया है रोलर डिलेड ब्लोबैक सिस्टम और ये सिस्टम दुनिया की मशहूर MP5 गन में होता है। ये सिस्टम देता है ज्यादा स्टेबिलिटी, कम रिकॉयल और कम मेंटेनेंस, यानी कि गन ज्यादा भरोसेमंद बनी रहती है। और ये विदेशी गनों से इसलिए भी बेहतर है क्योंकि दोस्तों हाल ही में अमेरिकन आर्मी ने BNT APC9 गन खरीदी है जो कि गैस ऑपरेटेड सिस्टम से चलती है, ज्यादा मेंटेनेंस मांगती है। ऐसे में भारत की स्वदेशी G72 ज्यादा सिंपल है, भरोसेमंद है, मजबूत है और ऑपरेशन में आसान है। यहाँ पर दोस्तों एनएसजी कई विदेशी स्पेशल फोर्सेस और काउंटर टेरर यूनिट्स के साथ ट्रेनिंग करती है। ऐसे में G72 को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलने का भी मौका मिलेगा। और ये ऑर्डर दोस्तों इस बात को भी साबित करता है कि स्वदेशी हथियार अब विदेशी गनों को टक्कर ही नहीं दे रहे बल्कि उन्हें हरा भी रहे। और ट्रिपल एस डिफेंस की ये G72 आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी जीत है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, DRDO अब अपनी ATAGS का एक हल्का और ज्यादा मोबाइल वर्जन तैयार कर रहा है जिसका नाम होगा ALTGS, यानी कि एडवांस्ड लाइट टोड गन सिस्टम। दोस्तों, अभी जो हमारे पास मौजूदा ATAGS है उसका वजन जो है वो 18 टन है, लेकिन भारतीय सेना चाहती है कि उनके पास 15 टन से कम वजन की इस तरीके की तोपें हों जिन्हें कि पहाड़ में ले जाना आसान हो, तेजी से डिप्लॉय किया जा सके और युद्ध में ये ज्यादा फुर्तीली हो। इसलिए DRDO सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए ALTGS बना रहा है। बता दें कि इस नई ALTGS में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इसका हल्का बैरल रखा गया है, अम्युनिशन रखने की क्षमता को 23 लीटर तक सीमित किया गया है और पूरी जो ये तोप है वो ऑल इलेक्ट्रिक सिस्टम पर चलेगी, यानी कि अब हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें नहीं होगा। मतलब इससे कम मेंटेनेंस और ज्यादा भरोसेमंद टेक्नोलॉजी हमारी सेना तक पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि 2026 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और 2026 के अंत में इसके इंटरनल ट्रायल शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में दोस्तों भारतीय सेना 400 तोपों का ऑर्डर दे सकती है, आगे चलकर ये संख्या 1200 तोपों तक जा सकती है। दोस्तों, भारतीय सेना की टैंक विरोधी ताकत अब जबरदस्त बढ़ने वाली है। दरअसल अमेरिकी सरकारी एजेंसी DSCA ने जानकारी दी है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत को जेवलिन मिसाइलें बेचने की मंजूरी दे दी है। इस डील की कीमत करीबन $45.7 मिलियन है, यानी कि 380 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर दोस्तों इस डील को लेकर फाइनल दौर की बातचीत की जा रही है और भारत इसे सिर्फ खरीदना नहीं चाहता बल्कि भारत इसे देश में बनाना चाहता है। मतलब भारत चाहता है कि सिर्फ मिसाइल खरीदी नहीं जाए बल्कि इसकी पूरी तकनीक का ट्रांसफर भारत को मिले और ये मिसाइलें भारत में तैयार की जाएं। मतलब भारत बायर एंड सेलर नहीं बल्कि पार्टनर मॉडल करना चाहता है। और बाकायदा भारत ने दोस्तों इस दिशा में एक बड़ा स्टेप भी उठाया। फरवरी 2025 में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने लॉकहीड मार्टिन और रेथेन की जावलिन जॉइंट वेंचर के साथ समझौता किया और इस समझौते का मकसद साफ है कि भारत में जावलिन मिसाइलें बनाई जा सकती है, भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से इनका प्रोडक्शन किया जा सकता है और भविष्य में बड़े पैमाने पर इनकी सप्लाई की जा सकती है। और जावलिन दोस्तों युद्ध में अपने आप को साबित भी कर चुकी है। इवन दोस्तों रशिया यूक्रेन युद्ध में इस मिसाइल की ताकत सबने देखी। इसने रशियन टैंकों को काफी नुकसान पहुंचाया, इसीलिए ये दुनिया की सबसे घातक एंटी टैंक मिसाइल है। और ये बातचीत अगर सही दिशा में आगे बढ़ती है तो ये डील मेक इन इंडिया की एक और बड़ी जीत बन सकती है। भाई दोस्तों, चीन के एयरफोर्स ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया जिसमें एक चीज साफ तौर पर देखी जा सकती है कि चीनियों को राफेल से काफी डर भी है और वो इसके लिए खास तैयारी कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रकाशित किया गया है जिसमें कि एक व्हाइट बोर्ड दिखाई देता है और इसमें एक काल्पनिक युद्ध का सीन बनाया गया है जिसमें कि चाइना के 8 J-16 फाइटर जेट्स होते हैं और भारत के 6 रफाल फाइटर जेट। मतलब 8 चीनी फाइटर वर्सेस 6 भारतीय राफेल। इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है थ्रेट, यानी कि खतरा। मतलब साफ है कि इस एक्सरसाइज में राफेल को खतरे के रूप में चीनियों ने देखा है। यहाँ पर दोस्तों राफेल को दुनिया का सबसे खतरनाक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। भारत, फ्रांस और कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये उठता है कि भाई चाइना आखिर राफेल को ही क्यों दिखा रहा है? इसका सीधा संदेश है कि चाइना ये बताना चाहता है कि राफेल जैसा ताकतवर फाइटर जेट के खिलाफ उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इस तरीके का वीडियो दिखाना कोई गलती नहीं है या फिर ये कोई फुटेज लीक नहीं हुआ है बल्कि सोच समझकर इस वीडियो को प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि इसमें कोई मिसाइल का नाम नहीं दिखाया गया है, कोई गुप्त टेक्नोलॉजी नहीं शो की गई है, सिर्फ नंबर, डायरेक्शन और प्लानिंग दिखाई गई है। इवन दोस्तों चाइना यहाँ पर ये दावा भी नहीं कर रहा कि J-16 राफेल से बेहतर है, बल्कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि उसके पास ज्यादा एयरक्राफ्ट है, बेहतर तालमेल है और उसके पास प्लानिंग भी अच्छी है जो कि किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट का मुकाबला कर सकती है। दरअसल भारत के लिए भी ये वीडियो एक तरीके का संकेत है जिसका मतलब ये है कि चीन भारतीय वायुसेना को काफी सीरियसली ले रहा है
और राफेल को चाइना बड़ा खतरा मान रहा है, इसीलिए वो ऐसे हालात में एक्सरसाइज कर रहा है। राफेल की सबसे बड़ी ताकत दोस्तों इसका युद्ध का अनुभव है। ये वीडियो ये नहीं बताता कि कौन जीतेगा, ये वीडियो ये बताता है कि चाइना एक साइकोलॉजिकल संदेश देना चाह रहा है, खुद को तैयार कर रहा है और अपने आप का आत्मविश्वास दुनिया को दिखा रहा है। वो ये दिखाना चाहता है कि वो राफेल फाइटर जेट को हल्के में नहीं लेता। फिलहाल इस बारे में दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों पिनाका मार्क 3 के बारे में भी एक अपडेट सामने आया है। दरअसल कहा ही जा रहा है कि फ्रांस की सेना पिनाका मार्क 3 पर काफी करीबी से नजर बनाए हुए है। पिनाका मार्क 3 दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी इसकी रेंज, जो कि 120 से 130 किलोमीटर तक हो सकती है। जीपीएस प्लस आईएनएस गाइडेंस सिस्टम होगा। इसकी सटीकता इतनी है कि इसका सीईपी सिर्फ 10 मीटर तक होगा और 44 सेकंड में 12 रॉकेट ये दाग सकती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फ्रांस इस चीज में क्यों दिलचस्पी ले रहा है। दरअसल दोस्तों फ्रांस के पास जो आर्टिलरी है वो पुरानी हो गई है, इसीलिए वो अपने पुराने LRU रॉकेट्स को बदलना चाहता है। उसे लंबी दूरी की आर्टिलरी की सख्त जरूरत है, क्योंकि उसने यूक्रेन में काफी सारे हथियार सप्लाई किए, जिससे कि उसका जो स्टोरेज है वो भी कम हो गया। इसीलिए फ्रांस पिनाका 3 जैसे मॉडर्न, मोबाइल और सटीक सिस्टम को देख रहा है। इवन दोस्तों फ्रांसीसी सेना के एक अधिकारी ने भी कहा कि पिनाका का इवैल्यूएशन किया जा रहा है और ये फ्रांस की जरूरतों के हिसाब से मेल भी खा रहा है, मतलब तेज तैनात की और तेजी से इसे फायर किया जा सकता है। लेट्स सी दोस्तों, अभी तक तो फ्रांस भारत को हथियार बेच रहा है, लेकिन अब भारत की पिनाका 3 भी फ्रांस जाएगी। दोस्तों फ्रांस अब एक नया और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि आज की दुनिया में शिकारी देशों का दौर है, इसीलिए फ्रांस को मजबूत होना होगा, खासकर कि समुद्र में मजबूत होना होगा। यही वजह है कि फ्रांस ने अब नए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का फैसला ले लिया है। नया एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों काफी घातक होने वाला है, जिसमें कि 3 फाइटर्स ले जाने की क्षमता होगी। 2000 से ज्यादा नौसैनिक इसमें तैनात हो सकते हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट 78,000 टन होगा। लंबाई 310 मीटर के आसपास होगी। ये न्यूक्लियर पावर से चलेगा और इसमें रफाल मरीन तैनात होंगे। 2038 तक फ्रांस इसे तैयार करने की योजना बना रहा है और बताया जा रहा है कि ये उनके मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह लेगा। इसकी अनुमानित लागत करीबन 10 बिलियन यूरो है। हालांकि दोस्तों भारत को भी फ्रांस के साथ मिलकर इसी तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए, क्योंकि भारतीय नौसेना को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों कावेरी ड्राई जेट इंजन 2026 तक पूरी तरह सर्टिफाइड हो जाएगा। बाकायदा रक्षा मंत्रालय ने इस पर काफी जोर लगा दिया है। ये इंजन इसलिए भी जरूरी है कि यही हमारे स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन यानी कि घातक यूकैफ को पावर देगा। बताया जा रहा है कि जब तक कावेरी इंजन तैयार नहीं होगा तब तक इस प्रोजेक्ट को CCS से मंजूरी नहीं मिल सकती। ड्राई कावेरी इंजन जो कि पूरी तरह स्वदेशी इंजन है, ये 49 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। भारत अपने घातक यूकैफ के लिए किसी विदेशी या फिर टेम्परेरी इंजन को नहीं लगाना चाहता। कहा जा रहा है कि शुरू से लेकर आखिर तक कावेरी इंजन का ही इसमें इस्तेमाल होगा। यहाँ पर बता दें कि लार्सन एंड टुब्रो को घातक यूकैफ का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर चुना गया है। ड्रोन का स्ट्रक्चर और सिस्टम पर काम जारी हो चुका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इंजन की। यहाँ पर दोस्तों कावेरी इंजन का एक आखिरी ट्रायल रशिया में होना है, जिसके बाद इस इंजन को सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर 2026 में मंजूरी मिल गई तो 2029 से 30 तक भारत का पहला घातक प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। 2031 तक इसकी पहली उड़ान हो जाएगी और ये 13 टन वजनी स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन होगा, तो दुश्मन के इलाकों में डीप स्ट्राइक कर सकता है। और उसके बाद इस ड्राई कावेरी इंजन को पुराने तेजस LSP विमान में भी टेस्ट किया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है आगे, क्योंकि ड्राई कावेरी इंजन की सफलता दोस्तों सिर्फ एक इंजन की नहीं बल्कि भारत के स्टेल्थ ड्रोन के भविष्य की भी एक बड़ी कुंजी है, यानी कि एक बड़ी की है। दोस्तों ऑफिशियली ये बात कंफर्म हो गई है कि भारत ने त्रिपुरा में सेना की डिप्लॉयमेंट कर दी है और यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है 1971 में जंग लड़ चुकी आर्मी की बटालियन को। जिस तरीके से बांग्लादेश में तनाव बढ़ता जा रहा है, इसीलिए भारतीय सेना यहाँ पर काफी एक्टिव हो गई है। खुद इस बात की जानकारी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हालात खराब होते जा रहे हैं और इसका असर भारत के बॉर्डर पर पड़ सकता है, खासकर कि त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट पर, जिसे देखते हुए सेना की डिप्लॉयमेंट वहां पर हो गई है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने बताया कि जिस बटालियन को तैनात किया गया है वो 1971 के युद्ध में हिस्सा ले चुकी है और इसी यूनिट ने दोस्तों मुक्ति वाहिनी को भी ट्रेनिंग दी थी, यानी कि बांग्लादेश बनाने में इस यूनिट की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बॉर्डर की बात की जाए तो त्रिपुरा का बॉर्डर 856 किलोमीटर तक बांग्लादेश से लगता है। पहले भी यहाँ से अवैध घुसपैठ, अपराध और तस्करी की घटनाएं सामने आई है। इवन बांग्लादेश की जेलों से अपराधियों के बाहर आने की भी खबर है। यही नहीं दोस्तों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया कि बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे पाकिस्तानी ISI की बड़ी भूमिका है, जिसका मकसद है कि भारत को अस्थिर करना। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना इस तरीके की किसी भी चीज को नहीं होने देगी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इस वक्त भारतीय सेना काफी हाईटेक हो चुकी है और भारत पूरी तरीके से सतर्क भी है और लगातार स्थिति पर नजर भी रख रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दरअसल भारत की DPSU इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की डिफेंस कंपनी साफ्रान के साथ एक सहयोग समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत में 2 अत्याधुनिक और युद्ध में साबित यानी कि कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम बनाए जाएंगे।
जिसमें कि सिग्मा 30N नेविगेशन सिस्टम है, जो कि एक डिजिटल लिंक लेजर गायरो बेस्ड इनिशियल नेविगेशन सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल आर्टिलरी गन, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और रडार में किया जाता है। यह सिस्टम दोस्तों हथियारों को बिल्कुल सटीक दिशा और निशाना देता है। और दूसरा है CM3MR डायरेक्ट फायरिंग साइट। दोस्तों ये एक डायरेक्ट फायरिंग साइट सिस्टम है, जिसे कि आर्टिलरी गन और एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए तैयार किया गया है। इससे दुश्मन के ड्रोन या टारगेट को सीधे और सटीक निशाना बनाया जा सकता है। बता दें कि दोनों ही सिस्टम कॉम्बैक्ट प्रूफ है। इनका निर्माण भारत में होगा, विदेशियों पर निर्भरता कम होगी और ये आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करता है। हाल ही में दोस्तों रशिया ने अपना एक नया वीडियो जारी किया है Su-57 का। इस वीडियो में दोस्तों Su-57 इस डेली 177 इंजन के साथ उड़ रहा है और ये इंजन दोस्तों Su-57E के लिए बनाया गया है। रशिया इस बात से संदेश दे रहा है कि रशिया ने एक साथ 2 इंजन प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। इस डेली 30 रशियन एयरफोर्स के लिए और इस डेली 177 दूसरे देशों को बेचने के लिए। मतलब रशिया अब Su-57 के एक्सपोर्ट पर तेजी से काम कर रहा है। इंजन टेस्ट का ये वीडियो दिखाता है कि रशिया अपनी तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है और आने वाले समय में दोस्तों आपको Su-57 को लेकर और भी बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों साल 2025 भारत की रक्षा तैयारियों के लिए एक ऐतिहासिक साल साबित हुआ है और आपने कमेंट्स में भी पूछा था कि क्या क्या चीजें हुई हैं इस साल, वो हमें जरूर बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित कर दिया और इस साल 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रक्षा खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसमें कि 156 लाइट कॉम्बैट प्रचंड हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 62,700 करोड़ रुपए है। इसके अलावा MQ-9B Predator ड्रोन, जिसे अमेरिका से भारत खरीदेगा, कीमत 30,000 करोड़ रुपए, जिसे तीनों सेनाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया गया। AT-AGS की 307 आधुनिक तोपों का ऑर्डर दिया गया 7,000 करोड़ रुपए का। QR-SAM एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ऑर्डर दिया गया है 30,000 करोड़ रुपए का। ब्रह्मोस मिसाइल के अतिरिक्त बैच के लिए ऑर्डर दिया गया है लगभग 20,000 करोड़ रुपए का। वर्नास टॉर्पीडो के लिए भी ऑर्डर दिया गया है, जो कि नौसेना की ताकत बनेगा। और यही नहीं, मेल्स ड्रोन के लिए भी एक बड़ा ऑर्डर दिया गया है। साथ ही T-90 टैंकों का इंजन भी अपग्रेड होगा, इसमें एक नया ताकतवर इंजन लगाया जाएगा। और इवन अवाक सिस्टम के लिए भी एक बड़ा ऑर्डर दिया गया है। तो मतलब 2025 ने साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि भारत हथियार बनाने वाला देश बन चुका है। और इन सभी फैसलों से दोस्तों सेना ज्यादा आधुनिक, तेज और आत्मनिर्भर हो रही है। वहीं दोस्तों भारत की एविएशन दुनिया में आज एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। दरअसल सरला एविएशन नाम की भारतीय कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के ग्राउंड टेस्ट शुरू कर दिए हैं और ये एक eVTOL एयरक्राफ्ट है। इसका नाम रखा गया है शाला SYL X1। इसका विंग स्पैन है 7.5 मीटर का और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट eVTOL डेमो मॉडल है। फिलहाल दोस्तों इसमें ढांचे की मजबूती, इलेक्ट्रिक मोटर और प्रपोजन और सेफ्टी सिस्टम की जांच की जा रही है और इन सब की जमीन पर जांच की जा रही है। ये सिर्फ एक खिलौना वाला मॉडल नहीं है दोस्तों, बल्कि भविष्य की असली एयर टैक्सी की तैयारी है। यह मॉडल आगे चलकर 15 मीटर विंग स्पैन वाले फुल साइज एयर टैक्सी का रास्ता खोल देगा और शुरुआत से ही इसे सरकारी सर्टिफिकेशन के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। सरला एविएशन ने कहा कि हम जल्द ही दिखाने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकने के लिए इसे तैयार कर रहे हैं और ये पूरी तरह से भारत में बना है और ये भारत के लिए गर्व की चीज होगी। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।